Welcome students, welcome to the fifth lecture of chapter catenary. It is a quite long gap from my last lecture, almost 5 to 6 days. Actually we are busy with admission committees doing online admission for BSc first year. So in forthcoming time number of videos will be less. Okay, so you be patient and keep on your studies. Today I am taking a question, an example. I am not writing the full question here because it is quite long to write. So it is my advice for you to just find the question in your book which contains this expression. Pause the video and first search that question or example in your book which includes this expression. फिर आप उस क्वेश्चन को रीड कीजिए एटलीस्ट 2 बार, पॉज कर लीजिए वीडियो को, उस क्वेश्चन को समझिए और फिर मैं आपको फिर वापस से देखना शुरू कीजिए. तो देखिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. तो लुक हियर व्हाट द क्वेश्चन सेज हियर. द क्वेश्चन इज डिस्कसिंग अबाउट ए रफ रॉड. एक हमारे पास रफ रॉड है, इसको हम हिंदी में कहते हैं रुक्ष दंड. और देयर इज ए स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स पर 2 एंड लिंक लग रही है. ये दोनों जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये छोटे छोटे, इसको आप क्वेश्चन में ढूंढोगे तो इसको ये कह रहा है एंड लिंक्स. अब ये एंड लिंक्स क्या होते हैं? इसको आप यूं मानिए जैसे हम घर के अंदर पुराने टाइम में पर्दा लगाते थे अपने घरों के अंदर, तो उस पर्दे को एक वायर के माध्यम से अपन मूव करते थे. तो उसके ऊपर जो कड़ियां लगी रहती थी, तार के पर्दे को वायर से अटैच करने वाली कड़ियां, या हिंदी में हम समझेंगे एंड लिंक का मतलब कड़ियां. तो अब क्या हो रहा है कि इस स्ट्रिंग को हमने यहां से उठाया, ये हैवी स्ट्रिंग है, और 2 आदमी ने उठाया. मान लीजिए एक ने इसको यहां से उठाया, एक ने यहां से उठाया. फिर दोनों कड़ियों को यहां से हमने इस रॉड के अंदर एंटर किया. तो ये मान लीजिए रॉड जब हमने एंटर किया शुरू में, तो इस पोजीशन में इनिशियली ये यहां पर है. जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जब भी कोई हैवी स्ट्रिंग हम, कैटनरी किसे कहते हैं? कैटनरी इज नथिंग बट ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और रॉड, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स. यानी कैटनरी केस में ये जो 2 एंड्स होते हैं, ये 2 फिक्स पॉइंट से बंधे होते हैं. तो यहां पर सबसे पहले आप डिफरेंस नोट कीजिए, अंतर नोट कीजिए. अंतर क्या है कि अब ये दोनों एंड है ये यहां बंधे हुए नहीं है, जबकि ये जो स्ट्रिंग के 2 एंड है, ये दोनों एंड ये 2 कड़ियों से जुड़े हुए हैं. और अगर आप क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कड़ियां जो है इस रॉड पर फिसलती हैं. क्वेश्चन में कह दिया फिसलती हैं. अब क्यों फिसलती हैं, जरा आप इसका लॉजिक समझे, इसके पीछे की साइंस समझे, क्यों फिसलती हैं. तो एक्चुअली आप इमेजिन कीजिए कि शुरू में जब हमने इन कड़ियों को यहां पर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 2 आदमी ने उनको यहां पर लगा के छोड़ा, तो इस स्ट्रिंग का जो भार है, इस स्ट्रिंग का जो वेट है, इसकी वजह से ये कड़ियां नेचुरली इधर आना चाहिए. यानी ये स्ट्रिंग इधर सिकुड़ना चाहिए भार की वजह से. ठीक है, तो इस पोजीशन में हो क्या रहा है, यहां पर हम जैसे हम एक कड़ी की बात करते हैं ए, यहां पर अपन जो फोर्स इस पे लग रहे हैं उसको जरा हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग एट द एंड लिंक ए. और आप इस समय ये ध्यान रखिए कि ये इस समय एंड लिंक इधर मूव कर रही है, स्टेशनरी नहीं है. तो यहां पर एक फोर्स जो कि अभी तक वैसे तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, इट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स. इसको मैंने हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया बल. ठीक है, तो
आर्क सिंबल प्रतिक्रिया बल का ही है। तो आप जरा याद कीजिए प्रतिक्रिया बल के बारे में हम क्या समझते हैं कि अगर कोई बॉडी, जैसे मान लीजिए ये कोई डस्टर वगैरह या कोई भी चीज है जो एक टेबल पे रखी है और इस समय ये स्टेशनरी है, तो यहां पर क्या होगा, ये दो फोर्स आपने यूजुअली कई बार देखे होंगे डायग्राम में, फिजिक्स में भी। सॉरी, तो ये इन फोर्सेस का क्या मीनिंग है, देखिए अंदर W यहां पर क्या शो कर रहा है, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकली नीचे लग रहा है, ये वेट इज नथिंग बट द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज R? R इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन दिस ऑब्जेक्ट। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया किसने लगाई, ऑब्जेक्ट ने टेबल पे लगाई, प्रतिक्रिया टेबल ने ऑब्जेक्ट पे लगाई, और सिस्टम अभी रेस्ट पर है। फिर बिल्कुल सेम चीज यहां पर है, पर यहां और यहां में अंतर है, यहां पर तो ये रेस्ट पर है, पर यहां पर ये मूव कर रहा है। तो मूव क्यों कर रहा है, देखिए अभी तक। अब हम वापस कैटनरी की फॉर्मूला पर याद करते हैं। तो अब यहां पर हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये जो रॉड है ये रुक्ष है, रुक्ष मतलब रफ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस पर चल रहा है या स्लाइड कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कार्य करता है। मतलब ये एंड लिंक इधर चल रही है, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, FF लिख रहा हूं अभी मैं, क्योंकि अभी मैं इसका नाम दूसरा रखूंगा। FF मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होगी, ये इसको इधर चलने से रोकना चाहिए, लेकिन फिर ये इधर क्यों चल रही है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो सीधा इसका आंसर है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है, तब ये इधर मूव कर रही है। अब इधर वाला फोर्स कहां से उत्पन्न हो गया, किसने लगाया, तो एक्चुअली क्या है, इधर वाला फोर्स को समझने के लिए आप ही देखिए कि मैं यहां पर अभी थर्ड फोर्स बना रहा हूं। ये दोनों फोर्स किस पे लग रहे हैं, एंडिंग ए पे लग रहे हैं। तो दिस इज द थर्ड फोर्स विच आई एम डिनोटिंग इन द फिगर। ये थर्ड फोर्स है टेंशन। टेंशन एट द पॉइंट ए ऑफ द कैटनरी। अब यहां पर आकर आपको एक बहुत बड़ी बात सीखनी है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कैटनरी के, उसमें टेंशन के बारे में हमने क्या बताया बार बार कि टेंशन फोर्स टेंजेंशियल लगता है और अपवर्ड लगता है। यानी कि अभी तक मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करके बताए हैं, उसमें कैटनरी 2 पॉइंट से बंधी होती थी और टेंशन फोर्स इस पॉइंट पे ऐसा लगता था, टेंजेंशियल अपवर्ड्स। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें टेंजेंशियल फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, लगेगा तो टेंजेंशियल पर नीचे लगेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, कि जो भी क्वेश्चन हमारे एंड लिंक के हैं, कड़ियों वाले जो क्वेश्चन है, उसमें टेंशन फोर्स हमेशा नीचे क्यों लगेगा। अब आप बताइए ऐसा क्यों है, नीचे क्यों लगेगा। सीधी सारी बात है, देखिए आप कि एक्चुअली ये जो टेंशन फोर्स है ये इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा दोनों फोर्स के बीच में होता है। तो ये फोर्स मैंने किसको शो किया, रिजल्टेंट ऑफ दीस टू, और ये टेंशन के द्वारा बैलेंस होगा। अब आप कहोगे बैलेंस क्या होगा, क्योंकि चल रही है तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं है इसकी। तो ये एक्चुअली हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब एक कड़ी इधर चलते चलते रुक जाएगी, तो वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं पूरा। अभी मानिए कि ये जो टेंशन फोर्स है नीचे को लग रहा है, क्योंकि ये इन दोनों इसका जो हमारा उद्देश्य है ये इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करना है, इसलिए नीचे लगेगा, इधर तो लग नहीं सकता है। अब आप इधर समझिए, इधर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल अल्फा है। अभी दिस इज नॉट द कंप्लीट फिगर, इसमें हम चेंज करेंगे, तो फिगर आपको बुक से ही फॉलो करना है। ये तो मैं आपको उस जो बुक में फिगर बना हुआ है ना, उसके पहले का बता रहा हूं मैं आपको कि ये फिगर तक हम कैसे पहुंचे, बुक वाले फिगर तक। तो लेट दिस एंगल बी अल्फा एंड दिस इज द फोर्स P। इधर देखिए आप, इस R को मैं पीछे प्रोड्यूस कर देता हूं। अब ये एंगल मेरा अल्फा हो जाएगा, these two angles are equal, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस T का हम यहां पर 2 कंपोनेंट्स करेंगे। कंपोनेंट मैंने आपको सिखाए थे,
तो टी का जो इधर कंपोनेंट आएगा ये आएगा टी कॉस अल्फा, और इधर कंपोनेंट आएगा टी साइन अल्फा। फिर से बता रहा हूं, अभी ये फिगर आपको बनाना नहीं है, ये केवल समझने का है। तो इस सिचुएशन में आर और टी साइन अल्फा आपस में बैलेंस हो रहे हैं, दीज आर टू आर इक्वल, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं है। इस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन, जबकि ये जो एंड लिंक इधर मूव कर रही है, टी कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन एफ एफ। एंड व्हाट इज एफ एफ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर टी कॉस अल्फा बड़ा होगा तो इधर मूव करेगी। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये कड़ी इधर मूव करेगी, दोनों कड़ियां इधर अंदर की ओर आएंगी ड्यू टू वेट। जैसे एक सिचुएशन मान ली ये वाली कड़ी यहां आ गई और ये वाली कड़ी यहां आ गई, इस सिचुएशन में ये स्ट्रिंग ऐसी हो जाएगी, ये थोड़ा सा ये सिकुड़ जाएगी अंदर की ओर। अब आप इमेजिन कीजिए कि अब वही तीन फोर्स अगर मैं यहां बनाऊं तो मैं केवल टी को बनाऊं अगर, तो आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए। अब मान लीजिए वापस इस सिचुएशन का टी है, तो ये जो एंगल अब होगा अल्फा, नया अल्फा, ये अल्फा 1 ये अल्फा 2, तो नेचुरली अल्फा 2 अल्फा 1 से बड़ा होगा। दिख रहा है डायग्राम में, है ना, क्योंकि ये लाइन ऐसे घूम रही है, तो अल्फा बढ़ रहा है। तो अगर अल्फा मेरा बढ़ रहा है, इट मींस कॉस अल्फा डिक्रीज होगा। सोचिए आप, एक्यूट एंगल के केस में जब अल्फा बढ़ता है, एंगल जब बढ़ता है तो उसका कॉस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर कॉस अल्फा डिक्रीज होगा, इसका मतलब टी कॉस अल्फा भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अभी जो टी कॉस अल्फा है वो एफ एफ से बड़ा है, लेकिन ये जैसे जैसे ये कड़ी इधर मूव कर रही है ये कम होता जा रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब टी कॉस अल्फा और एफ एफ बराबर हो जाएगी, यानी कि उस सिचुएशन में ये स्ट्रिंग यहां पर आकर रुक जाएगी। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है ये उस सिचुएशन का डायग्राम है जबकि ये दोनों जो एंड लिंक हैं ये आकर एक पोजीशन में रुक गई। शुरू में चल रही थी, चलते चलते आगे रुक गई। इस पोजीशन को हम हमारी स्टैटिक्स की भाषा में कहते हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, सीमांत साम्यावस्था लिख देता हूं आपको, लिमिट। और वैसे आप इसके बारे में इसी बुक में आगे जो आपका एक चैप्टर है फ्रिक्शन, उसमें पढ़ेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको सीमांत साम्यावस्था। तो सीमांत साम्यावस्था की स्थिति में ए एंड लिंक पर तीन फोर्स कार्यकारी है। नंबर 1 आर, ये तीनों फोर्स आपको लिखने हैं जो मैं बोल के बता रहा हूं, बुक्स में लिखे हुए हैं आपके। नंबर 1 आर, आपको स्पेसिफाई करना है कि ये फोर्स कौन किस पे लगा रहा है। तो दिस इज द फोर्स exerted by the rod on the link. Second force is the tension force which is acting tangentially but acting downwards. Downwards क्यों लगेगा, मैंने आपको इसका रीजन बता दिया। एंड थर्ड फोर्स जो इधर लगेगा, जिसके लिए मैंने पहले लिखा था FF। तो अब आपको यहां पर एक वाली बात सीखनी है और अभी आप डायरेक्ट मान के चलनी है आपको, क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो उसका मान हम एक निश्चित सूत्र द्वारा लिखते हैं। यानी ये लिमिट, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक तरह से फॉर्मूला हो गया। कौन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। अब म्यू आर का आर फॉर्म में आ रहा है, ये आर इज द नॉर्मल फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज म्यू? तो म्यू के बारे में अभी आप फिलहाल ये जानिए, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हिंदी में कहते हैं घर्षण गुणांक। किसका घर्षण गुणांक? इन दोनों बॉडीज, यानी कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर स्लाइड कर रही है तो म्यू एक्चुअली होता है उन दोनों बॉडीज के बिटवीन, हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, यानी किसी एक सरफेस का नहीं है, ये दोनों का म्यूचुअल है। तो यहां पर म्यू क्या है? इस टेबल और एंड लिंक के बिटवीन फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये म्यू आर किसका फॉर्मूला हो गया हमारा? म्यू आर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किस केस में? फिर से बोल रहा हूं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में, यानी कि ये एंड लिंक इधर आना चाह रही है पर आ नहीं पा रही है, यानी ये जस्ट यहां रुकी हुई है। सेम सिचुएशन यहां, ये भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम केस में। तो अब आपसे क्वेश्चन ये प्रूव करवा रहा है कि इस स्थिति में ये जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं स्पान,
सिद्ध करके बताइए कि इसकी वैल्यू ये होगी। तो देखिए आप, अब हम सबसे पहले आपको फिर से बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। डायग्राम बनाना है आपको, सारे फोर्स जो आपने यहां लिखे हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहां एक नई बात और सीखनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे ऐसे कंसेप्ट काम में आ रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स के जो हमने अभी पढ़े नहीं है, इसलिए कुछ बातें अभी आपको मान के चलनी पड़ेगी। इसमें मैंने इस टी वाली लाइन को ऊपर प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब ये जो एंगल है, अच्छा पहली बात तो ये कहलाता है रिजल्टेंट ऑफ आर एंड म्यू आर। ये एस एक स्टैंडर्ड सिंबल है, एस यहां क्या शो कर रहा है, एस इज द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब परिणामी बल किसका, आर और म्यू आर का। और फ्रिक्शनल फोर्स की थ्योरी कहती है कि अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी प्रतिक्रिया, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन के बीच का एंगल होता है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, जो कि आपको यहां पर डायरेक्ट काम में लेना है, याद करके रखना है। ये वैसे भी म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा। अगेन व्हाट इज लैम्डा, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, लैम्डा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन, ओके। तो अब आप देखिए, इसके लिए मैं जो सूत्र इस्तेमाल करूंगा, जैसे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये पॉइंट है, ये इट इज माई वाई एक्सिस, ये सब बता रखा है आपको मैंने, ये एक्स एक्सिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज दिस एंगल, डायग्राम को देखिए आप, यस दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री माइनस लैम्डा। देखिए अभी तक लैम्डा 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि संगत कोण है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और इस पूरी चेन की जो लेंथ है वो हमको एल गिवन है। व्हाट इज एल, ये क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, लेंथ ऑफ द चेन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ L/2 L/2 हो गई। तो अब आप सोचिए, अब आपको दिमाग चलना, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमको क्या सोचना है कि हाउ टू प्रूव, ये किसकी वैल्यू आनी चाहिए, कि 2x की आनी चाहिए। तो ये आप देखिए इधर, ये डिस्टेंस x होगी, ये x कोऑर्डिनेट, ये भी सिमेट्री से x है, तो वैसे हम जानते हैं ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2x। तो मुझे प्रूव करना है 2x बराबर ये। तो क्लियर कट दिमाग में पहला जो फॉर्मूला, पहला और आखिरी फॉर्मूला जो दिमाग में आता है, क्योंकि x का वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लॉग आता है, वो है ये x इक्वल्स टू c log sec psi plus tan psi। दिस इज द ओनली फॉर्मूला इन दिस चैप्टर विच कंटेन्स लॉग। तो यही लगेगा, एक बात तो क्लियर है। अब हम सोचें कि मुझे 2x चाहिए, तो ये लो 2x कर देते हैं। तो अब हम इसको कंपेयर करें, एक बात समझ में आती है, एक तो मुझे c के लिए एक्सप्रेशन वैल्यू चाहिए, यहाँ तो c आ नहीं रहा है, और एक मुझे psi के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पर अंदर sec psi tan psi की जगह ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो एक निश्चित सी बात है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इसकी वैल्यू है। तो ये सारी बातें समझने के बाद हम यहां समझ जाते हैं कि सबसे पहले हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा। हम कहेंगे अप्लाइंग, ये वही ट्रिक है, ये तरीका है जो मैंने आपको सिखाया था, हाउ टू राइट। अप्लाइंग द फॉर्मूला S इक्वल्स टू C tan psi। क्या लिखते हैं इसके बाद, यस उस पॉइंट का जिक्र करते हैं जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर द पॉइंट ए। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, फिर से बता रहा हूं कि कैटेनरी के सारे सूत्र बिंदु आधारित है। बिंदु आधारित का मतलब एक ही सूत्र अलग अलग बिंदु पे अलग अलग तरह से अप्लाई होगा। तो अभी हमने सूत्र लगा रहे हैं किसके लिए, ए बिंदु के लिए। जरा जल्दी से बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S फॉर द पॉइंट ए, इट इज L/2। C तो मुझे फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ psi फॉर द पॉइंट ए। तो बताइए psi क्या होता है, psi उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट और x एक्सिस के बीच का एंगल होता है। मतलब इस पॉइंट पर जो मैंने ये टेंजेंट खींच रखी है,
ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल में आ रही है? यस, 90 डिग्री माइनस लैम्डा। इसका मतलब ये आ गया मेरे पास। और चूंकि मुझे लैम्डा नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में लैम्डा कहीं नहीं है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू म्यू की टर्म्स में मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो कॉट लैम्डा की जगह मैंने रखा 1 बाई म्यू। क्लियर? तो दिस गिव्स मी वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू एल म्यू बाई 2। ये मुझे एक्सप्रेशन यहां रखनी पड़ेगी, अभी जो मैंने लिखा था फॉर्मूला। और बस यही टारगेट था मेरा। सी इक्वल्स टू एल म्यू बाई 2 निकल गया। अब मैं लिखूंगा नाउ x इक्वल्स टू, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, x इक्वल्स टू सी log sec psi प्लस tan psi फॉर द पॉइंट ए। ये लाइन वापस लिखूंगा और इसके अंदर अभी भी जो मैंने c की वैल्यू फाइंड की वो यहां पुट कर देता हूं और फिर psi की जगह ये वैल्यू, दिस इज psi, sec 90 डिग्री माइनस लैम्डा प्लस tan 90 डिग्री माइनस लैम्डा। So it gives me L mu by 2 log cosec lambda plus cot lambda। Then अब ये x की वैल्यू आ रही है, इस 2 को मैं इधर भेज देता हूं, 2x इक्वल्स टू L mu। और जैसा कि मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे यहाँ लैम्डा नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज म्यू की टर्म्स में रिप्लेस करूंगा। तो cot lambda इज माई 1 अपॉन म्यू। तो क्लियर है? हाउ टू राइट फॉर cosec lambda? आप चाहो तो उसको ट्राइंगल बना के निकाल लो, ठीक है। म्यू बाई 1 10, ये आ जाएगा आपके 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आप बताइए cosec का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण अपॉन लंब, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बस इसको आप एलसीएम ले लो, म्यू ये आए। दिस इज माई रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए बी। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो एक्चुअली ये क्वेश्चंस जो है ना, एक एक क्वेश्चन में टाइम लगता है करने में, और इट इज आवर लिमिटेशन की वीडियोस हम 20-25 मिनट ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते, अदरवाइज मोबाइल फ्लॉप कॉलेप्स हो जाएगा हमारा। तो और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, इसके नेक्स्ट टर्म पे हम और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।